और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी में हिंदुस्तान के सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की। आप खुद बखुद कल्पना कर सकते हैं उस पत्रकार की मेधा क्षमता का, जिसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉन ने अपना साक्षात्कार व्हाइट हाउस में बैठ के दिया हो। यकीनन इससे बड़ा मौका उसके पत्रकारिता जीवन काल में दूसरा हो ही नहीं सकता था। मगर शायद उस पत्रकार ने उस रोज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने बैठते हुए भी यह ख्वाब में भी ना सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक रोज ऐसा भी आएगा जब वो एक पत्रकार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तख्त तक पहुंच जाएगा। यकीन से परे है वो दास्तान, यकीन से परे है वो सफरनामा कि आखिर कैसे एक पत्रकार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तख्ते तक जा पहुंचा था। मगर इससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो दास्तान कि आखिर कैसे अभिनेता दिलीप कुमार ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तख्ते का फैसला कर लिया था। आखिर कैसे जिस शख्स को समूची सियासत प्रधानमंत्री मान चुकी हो, समूचा हिंदुस्तान उसे अपना भावी प्रधानमंत्री कबूल कर चुका हो, उस शख्स को अभिनेता दिलीप कुमार अकेले अपने दम पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तख्ते तक पहुंचने से रोक सकते। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं सियासत के इतिहास में दफन इस अद्भुत कहानी को बरस 1964 से। क्योंकि यह वही बरस था जब अमेरिका में अपनी मेधा का झंडा गाड़ने के बाद यह पत्रकार हिंदुस्तान की धरती पर वापस लौटता है। जाहिर सी बात है, जिस पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति का साक्षात्कार ले लिया हो, उसकी मेधा का डंका तो हिंदुस्तान में बज ही रहा था। तो हिंदुस्तान वापस लौटने के बाद इस पत्रकार के लिए जाहिराना तौर से बड़े बड़े अखबारों के संपादकों ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार कर रखे थे। मगर वो तमाम प्रस्ताव एक कोने पे और नेशनल हेराल्ड के संपादक एन चलपति राव का प्रस्ताव एक कोने में। दरअसल नेशनल हेराल्ड के संपादक एन चलपति राव ने इस पत्रकार को प्रस्ताव अपने दफ्तर में नौकरी करने का नहीं दिया था, बल्कि विधानसभा चुनाव लड़ने का दिया था। दरअसल उन दिनों कांग्रेस नए सिरे से मेधावी युवाओं की तलाश में थी जो उसके संगठन को नई पीढ़ी तक आसानी से पहुंचा सके। तो यूं ही जब गांधी परिवार एन चलपति राव के साथ विमर्श कर रहा था कि कैसे नए मेधावी युवाओं को कांग्रेस के भीतर शामिल कराया जाए, तो एन चलपति राव ने इस पत्रकार का नाम सुझाया था। ऐसा कहा जाता है कि राव की ही सलाह पे इस पत्रकार के लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने काशीपुर विधानसभा का टिकट मुकर्रर किया था। राव ने यह संदेशा इन पत्रकार महोदय से कह सुनाया। पत्रकार जाहिराना तौर से राव की बड़ी इज्जत करते थे और सियासत में कहीं ना कहीं दिलचस्पी तो पहले से ही थी। इन पत्रकार महोदय ने काशीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के बिल्ले पर चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद इन पत्रकार महोदय का शुरू होता है सियासी सफरनामा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काशीपुर विधानसभा सीट से जीतकर सदन पहुंचते हैं। मगर ऐसा नहीं था कि इन साहब की सियासी गाड़ी महज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ही चक्कर काट रही थी ना, इनकी एक सियासी गाड़ी तो लुटियंस के गलियारों में भी चक्कर काट रही थी। वो इस नाते चूंकि ये महोदय राव के दुलरुआ थे और राव गांधी परिवार के गर्भस्थ लोगों में शुमार थे, तो जाहिराना तौर से दोस्त का दोस्त इसी रिश्ते से गांधी परिवार से इस पत्रकार की नजदीकियों के किस्से आहिस्ता आहिस्ता लुटियंस के गलियारों में गूंजने लगे थे। और जिस गूंज का शंखनाद होता है बरस 1968 में, जब इसी पत्रकार को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। करीब 2 बरस तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए बेहतरीन ढंग से न सिर्फ इन पत्रकार महोदय ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि गांधी परिवार के आदेशों और निर्देशों का अक्षरशः पालन भी कराया संगठन के भीतर, जिससे गांधी परिवार की नजर में इनका कदौर बढ़ा। और वो दौर कांग्रेस में इंदिरा गांधी का दौर हुआ करता था। तो जो इंदिरा का दुल्हरुआ है, जाहिराना तौर से उसके सितारे तो चमकने ही थे, मगर ये सितारा इतनी जल्दी धूमकेतु में तब्दील हो जाएगा ये तो किसी ने ना सोचा था। क्योंकि जल्द ही इंदिरा की अपार लोकप्रियता से खिसकते खिसकते कांग्रेस का वो दौर संजय की मनमर्जी के युग में प्रवेश कर चुका था, जहां सब कुछ वही हो रहा था जो संजय चाह रहे थे। और संजय चाह रहे थे कि हर सूबे में उनकी मर्जी का मुख्यमंत्री बैठे, जो वही करे जो वो कहे, और जो भी नेता इस शर्त को नहीं मानेगा उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और संजय की इन शर्तों को ना मानने वालों में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा भी शुमार थे, जिन्हें संजय की शर्त ना मानने का खामियाजा जल्द ही भुगतना पड़ा जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से उनका इस्तीफा ले लिया गया, जिसके बाद
बारी आई ये सोचने की कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसे सुपुर्द की जाए, तो संजय के जहन में इसी पत्रकार का नाम आया। चूंकि इन्होंने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए संजय के हर आदेश, हर निर्देश का अक्षरशः पालन कराया था, जिसके बाद संजय की ओर से इन्हीं महोदय की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी कर दी गई, ये सोचकर कि ये तो वही करेंगे जो हम कहेंगे। और हुआ भी बिल्कुल यही। बिल्कुल इन पत्रकार महोदय ने संजय को निराश नहीं किया। मैं मानता हूं कि उन दिनों कांग्रेस के भीतर चाटुकारिता का दौर चल रहा था। वही नेता सफल हो सकता था जिसे चाटुकारिता करनी आती हो, मगर एक जमाने में अपनी मेधा क्षमता से दुनिया भर को हैरत में डाल देने वाला यह पत्रकार चाटुकारिता में इतना सिद्धहस्त हो सकता है, ये तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माने उस दौर का आपको एक वाकया सुनाता हूं। संजय गांधी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में रैली करने आए थे। सामान्यतः ऐसे प्रचार कार्य के दौरान नेता मंदिरों, मस्जिदों, धर्मस्थलों का चक्कर काटते ही रहते हैं। तो इसी सिलसिले में संजय महोदय भी एक मंदिर के भीतर दर्शन करने गए थे। मंदिर के भीतर दर्शन करने से पहले चप्पलें बाहर उतारी, अंदर दर्शन करके वापस आए तो चप्पल ढूंढने लगे। चप्पल मिल नहीं रही थी, चूंकि ढेर सारी चप्पलें थी। तब तलक अचानक पीछे से आवाज आई, सर आपकी चप्पल ये रही। संजय ने नजरें पीछे घुमाई तो सामने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने दोनों हाथ में संजय की चप्पल उठाए हुए खड़े थे। कल्पना कर सकते हैं चाटुकारिता की हद की। मगर तब शायद इन्हें यह बात समझ नहीं आई थी, मगर जल्द ही जनता ने खुद ब खुद इन्हें समझा दी। जब आपातकाल के बाद देश के लोकसभा चुनाव हुए, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए और दोनों चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ सिफर दिया, यानी शून्य की गिनती थमा दी। अब ना इंदिरा सत्ता में थी, ना संजय सत्ता में थे और ना ये पत्रकार साहब सत्ता में थे। मगर सियासत का कांटा है, 2 बरस में घूम के दोबारा वहीं आ गया। जब बरस 1980 में इंदिरा की दिल्ली में वापसी हुई तो इंदिरा ने अपने साथ साथ इन पत्रकार महोदय की भी दिल्ली में वापसी करा दी। चूंकि इन्होंने आपातकाल के दौर में अपनी वफादारी बखूबी साबित की थी, तो अब बारी उसका इनाम हासिल करने की थी। तो इंदिरा और संजय ने अपनी सत्ता की हिस्सेदारी इन्हें भी सौंप दी। जब दिल्ली दरबार के भीतर इन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया, अभी बरस 2 बरस ही हुए थे बतौर योजना आयोग अध्यक्ष काम करते कि अचानक इंदिरा को इस पत्रकार की आपात आवश्यकता महसूस हो गई। वो इस नाते चूंकि इंदिरा के अपने गृह राज्य यानी उत्तर प्रदेश में भयानक सियासी संकट खड़ा हो गया था। क्योंकि 10 से उन्मूलन के मामले के चलते उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इस्तीफा देने पर अड़ चुके थे और उनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस किसे सूबे में मुख्यमंत्री बनाए, इसको लेकर माथापच्ची का दौर चल रहा था। ऐसे में इंदिरा ने दोबारा इस पे भरोसा किया और दोबारा इन्हीं महोदय को उत्तर प्रदेश की कुंजी सौंप दी। और इन्होंने इस दफा भी इंदिरा को निराश नहीं किया, जब आगामी विधानसभा चुनावों में इंदिरा को उत्तर प्रदेश की जीत नजर कर गांधी परिवार का भरोसा अपने ऊपर और पक्का किया। मगर इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। देश के भीतर राजीव नए सिरे से सत्ता पे बैठते हैं, जो नए सिरे से अपनी टीम बनाने में भी लग जाते हैं। और अपनी उस खास टीम के भीतर उन्होंने इन पत्रकार महोदय को भी शामिल किया और इन्हें लखनऊ से बुलाकर दोबारा दिल्ली के भीतर अपनी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी। पहले पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा, फिर उर्वरक मंत्रालय सौंपा, फिर विदेश मंत्री भी बनाया, फिर वित्त मंत्रालय का भी जिम्मा दिया। राजीव की सरकार में कई महनीय पदों पर काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता देश के सियासी पटल पर चमकने वाले बड़े धूमकेतुओं में नजर आने लगा था यही पत्रकार, जो अमेरिका से पत्रकारिता कर हिंदुस्तान की धरा पे वापस लौटा था। याद है ना? क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वो घड़ी नजदीक आ रही है जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का तख्त आहिस्ता आहिस्ता इस पत्रकार की झोली में अपने आप गिर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बरस आता है 1991, लोकसभा चुनाव अपने चरम पे थे और इसी बीच एक बम धमाके की खबर आती है, जिस बम धमाके ने समूचे हिंदुस्तान को दहला दिया था। यह धमाका हुआ था तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई की रात 10:35 पर, जिस धमाके में राजीव गांधी के परखच्चे उड़ चुके थे, जिसके बाद समूची कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया था कि आखिर प्रधानमंत्री की कुंजी किसे सुपुर्द की जाए। क्योंकि स्पष्ट रूप से चुनावों के भीतर कांग्रेस सत्ता की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। थोड़ी बहुत सीटों से पीछे रह जाएगी, मगर सत्ता के करीब कांग्रेस ही जाती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में यह तय होना सबसे जरूरी था कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का भावी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और उस दौर में तमाम माथापच्चियों के बाद केवल और केवल 2 चेहरे
सामने नजर आ रहे थे। एक आंध्र प्रदेश के पीवी नरसिम्हा राव और दूसरा उत्तर प्रदेश का यही पत्रकार। और हर सूरत में राव पर यह पत्रकार 20 नहीं 28 साबित हो रहा था। कैसे? एक एक कर वजूहातें समझ लीजिए। सबसे पहली वजह, राव आंध्र प्रदेश के नेता थे, हिंदी पट्टी में उन्हें जानने वाला कोई नहीं था। और अगर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठता है तो हिंदी पट्टी में उसका जनाधार होना सबसे जरूरी था। और यह पत्रकार इस कसौटी पे बिल्कुल खरा उतरता था। वजह नंबर 2, गांधी परिवार की नजदीकी। राजीव गांधी की ऐसी असामयिक मृत्यु के बाद जनता के भीतर गांधी परिवार को लेकर सहानुभूति की लहर थी। ऐसे में वही नेता सत्ता पर बैठ सकता था जिसे गांधी परिवार की मंजूरी प्राप्त हो। और गांधी परिवार के नजदीकियों की कतार में राव दूर दूर तलक नहीं थे। और यह पत्रकार किसी हमसाये की तरह बीते 2 दशक से गांधी परिवार के साथ नजर आ रहा था। तीसरा, राव अक्खड़ थे, खरी खरी बोलने वाले थे, जिस नाते सियासत के भीतर उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। वहीं दूसरी ओर ये पत्रकार महोदय मृदुभाषी थे, विनम्र थे, लोगों से बात कर संबंध बनाने में माहिर थे, जिस नाते अगर भावी संभावनाओं में कांग्रेस 20-30 सीट से सत्ता से पीछे रह जाती है तो अन्य दलों के साथ संपर्क साधकर गठबंधन बनाने की दृष्टि से भी राव की तुलना में ये पत्रकार महोदय 28 ही नजर आ रहे थे। और चौथी और सबसे बड़ी वजह यह थी कि अधिक उम्र की वजह से राव इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। वो ये चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे तो उनकी दावेदारी का प्रश्न वहीं समाप्त हो जाता है। जबकि ये पत्रकार महोदय नैनीताल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में पहले से खड़े थे, जिस नाते देश के सियासी गलियारों के भीतर ही नहीं, देश के तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं के भीतर हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री के तौर पे इसी पत्रकार का जयघोष सुनाई पड़ने लगा था। हिंदुस्तान की जनता भी मान चुकी थी कि चूंकि इन लोकसभा चुनावों में जीत तो कांग्रेस की ही होगी और कांग्रेस के भीतर यह पत्रकार ही प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वाधिक योग्य है, यानी हमारा अगला प्रधानमंत्री यही पत्रकार होने वाला है। सब कुछ तय हो चुका था, पूर्ण सुनिश्चितता प्राप्त हो चुकी थी। तो इस पत्रकार को भी लगा कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो जरा जीत भी दमदार होनी चाहिए ना। माने इतना तो उसे भी पता था कि नैनीताल लोकसभा सीट उसका घर है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेगा, ये जानकर उसके शहर वाले तो उसे जरूर वोट देंगे। मगर फिर भी लगा अगर जीत में थोड़ा और दम आ जाए, थोड़ा और भारी मतों से जीत कर दिल्ली दरबार में दस्तक देंगे तो जरा बात जमेगी। और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी में हिंदुस्तान के सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की। क्या हुआ था? दिलीप कुमार ने ऐसा किया क्या था? चलिए बता ही देते हैं। किया वैसे यूं कहें तो दिलीप कुमार ने नहीं था, करने की शुरुआत इन पत्रकार महोदय ने ही की थी। जब इन पत्रकार महोदय ने दिलीप कुमार के दफ्तर में फोन कर उनसे बात की कि वो उनका चुनाव प्रचार कर दें नैनीताल की किसी एक विधानसभा सीट पे जाके। दिलीप साहब का कांग्रेस से पुराना नाता है, वो संजय गांधी का चुनाव प्रचार कर चुके थे अमेठी जाके, तो उन्होंने भी हां कह दी। तयशुदा स्थान था बहेड़ी। आज के दौर में नए चुनावी परिसीमन की दृष्टि से यह बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र अब बरेली में आता है, नैनीताल में नहीं, मगर तब यह क्षेत्र नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के भीतर ही आया करता था। और खास तौर से मुसलमानों की यहां अच्छी खासी तादाद थी और शायद यही सोच के इन पत्रकार महोदय ने दिलीप कुमार की रैली यहीं आयोजित करा दी, या इनके जहन में ये ख्यालात नहीं आए होंगे। मगर जब दिलीप साहब बहेड़ी के उस मंच पे चढ़े तो उन्हें सामने अच्छे खासे मुसलमानों की तादाद नजर आई। तो यूं ही समभाव की वजह से, साहचर्य की भावना से दिलीप साहब ने थोड़ा उर्दू की तबस्सुम के साथ बोलना शुरू किया। उन्हें लगा वो उर्दू की तबस्सुम से बात करेंगे तो मुसलमान ज्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य तो वही था, ज्यादा से ज्यादा मतों को पत्रकार महोदय की ओर मोड़ना। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रॉ में दिलीप साहब बोलते गए और बोलते बोलते ये बोल गए कि मैं यूसुफ खान, मेरा नाम तो जानते ही होंगे आप, मेरा असली नाम दिलीप कुमार नहीं यूसुफ खान है, तो मैं यूसुफ खान आपसे यह इल्तजा कर रहा हूं कि आप अपना मत पत्रकार महोदय को सुपुर्द करें, जिससे भारी मतों से जीत के ये सदन के भीतर पहुंचे। पीछे बैठे हुए पत्रकार महोदय ने भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ ताली बजाई, मगर उन्हें पता नहीं था कि यह ताली जश्न की करतल ध्वनि नहीं है, बल्कि मातम का शोर होने वाली है उनके लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सियासत सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर से खेली जा रही है। माने नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में अकेले ये पत्रकार महोदय थोड़ी ना उम्मीदवार थे, इनके सामने भारतीय जनता पार्टी का एक और उम्मीदवार खड़ा था, नाम था बलराज पासी, जानने वाला कोई नहीं था।
माने कहां देश के सबसे बड़े सूबे का 3-3 दफा का मुख्यमंत्री और भावी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, और कहां वो अदना सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो चुनावी रेस में ही नहीं था। तो पत्रकार महोदय उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि वो कर क्या रहा था, और उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने आहिस्ता आहिस्ता इन महोदय की इसी अनदेखी का फायदा उठा के नैनीताल और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ों में हिंदू ध्रुवीकरण की बयार बहानी शुरू कर दी, ये कह के कि देखिए बहेड़ी में यानी मुसलमानों के इलाके में मुसलमानों को अपनी ओर करने के लिए ये साहब बंबई से यूसुफ खान को बुला के लेके आए थे, और वो भी अपना नाम दिलीप कुमार नहीं यूसुफ खान बता रहे थे। और वो दौर अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो राम मंदिर लहर का दौर था, यानी देश के भीतर एक स्पंदन नजर आ रहा था जमीन के नीचे, जो राम मंदिर के पक्ष में आहिस्ता आहिस्ता जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ रहा था। और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र गोरखनाथ पीठ के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले इलाकों में से एक गिना जाता है। वही गोरखनाथ पीठ जिसके तत्कालीन पीठाधीश्वर और वर्तमान योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के जरिए देश भर में राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय नजर आ रहे थे। तो जाहिराना तौर से नैनीताल और उसके इर्द गिर्द के इलाके में हिंदू ध्रुवीकरण की बयार पहले से बह रही थी। दिलीप कुमार की इस रैली के बाद, बहेड़ी में रैली के बाद, यूसुफ खान का नाम बताने के बाद जाहिराना तौर से उस ध्रुवीकरण की धार को और रफ्तार मिली, और उस रफ्तार को तूफान बना देने के लिए जल्द ही आयोजित होती है तत्कालीन हिंदू हृदय सम्राट लाल कृष्ण आडवाणी की नैनीताल रैली, जिस रैली के दौरान आडवाणी ने धुआंधार ध्रुवीकरण की बयार बहाते हुए समूचे नैनीताल में आहिस्ता आहिस्ता उग्र हिंदुत्व की वो किलेबंदी की, जिस किलेबंदी के भीतर इन पत्रकार महोदय के सपने कब फंस के रह गए, इन्हें इल्हाम ही ना हुआ। वो तो जब चुनावी नतीजे आए तब इनके छोड़िए समूचे हिंदुस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जब जिस नेता को समूचा हिंदुस्तान अपना प्रधानमंत्री मान रहा था वो अपनी लोकसभा की सीट ना बचा पाया, और बलराज पासी जैसे अदने से उम्मीदवार के सामने 11,000 वोट से शिकस्त खा गया। और ये परिस्थितियां इस पत्रकार के लिए बेहद घातक थीं, चूंकि वो दौर ऐसा था ना कि वहां अगर कोई नेता अपनी विधानसभा ना बचा पाए तो उसे मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाता है, कि तो उसी तरह अगर कोई नेता अपना लोकसभा का चुनाव हार जाता है यानी अपनी सांसदी नहीं बचा पाता है तो उसे सांसदों का सबसे बड़ा नेता कैसे बनाया जा सकता है। तो इसी एक चुनावी हार से इस पत्रकार के प्रधानमंत्री बनने के सपनों के पंखों को मानो टुकड़ों टुकड़ों में काट के चले गए थे दिलीप साहब। जिंदगी भर मलाल रहा इस पत्रकार को दिलीप कुमार से, कि अगर दिलीप कुमार ने वो यूसुफ खान वाली बात भी ना कही होती ना तो शायद हिंदू ध्रुवीकरण की बयार इतनी तेज ना बहती और शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी इसके पास होती। मगर दिलीप कुमार के उसी एक बयान के चलते ये शख्स चुनाव हार गया, और महज चुनाव ही नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का तख्ता गंवा बैठा। मानो मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गई थी प्रधानमंत्री की कुर्सी। अब जानता हूं 100 बात की एक बात और 100 सोनार की एक लोहार की वाला सवाल होगा आप सबके जहन में कि इतनी सारी रामागाथी सुना डाली मगर ये तो बताया ही नहीं कि ये पत्रकार है कौन, इसका नाम क्या है। तो असल में ये पत्रकार शुरुआत से पत्रकार नहीं था, ये असल में बागी हुआ करता था। बागी जो नैनीताल के इर्द गिर्द के इलाकों में बगावत किया करता था। बगावत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। नाम था नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी, जिनका जन्म बरस 1925 में नैनीताल के बलूती गांव में हुआ था। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, तो पिता के रास्ते पर चलते हुए बालक ने भी स्वतंत्रता आंदोलन की राह पकड़ ली थी। बरस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के चलते पिता और पुत्र दोनों को अंग्रेजों ने कारागार में ठूंस दिया था, जिसके बाद नारायण दत्त तिवारी ने कारागार से बाहर निकल उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया था। वहां स्नातक, स्नातकोत्तर और फिर डीलिट जैसी तमाम उपाधियों में स्वर्ण मेडल हासिल कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबसे मशहूर टॉपर के तौर पर अपनी जगह बनाई। और पढ़ाई लिखाई का यही सिलसिला बरस 1963 में मिलने वाली राष्ट्रीय फेलोशिप तक भी जा पहुंचा, जब एनडी को राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप प्राप्त हुई अमेरिका की राजनीति को समझने के लिए, जिस फेलोशिप के सहारे ये महोदय लखनऊ के हवाई अड्डे से अमेरिका उड़ने के लिए हवाई जहाज की सीढ़ियों पर अपने कदम फटफटाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज लगाई थी इन्हें एन चलपति राव ने और कहा था कि अमेरिका जा रहे हो तो वहां 1-1.5 बरस पत्रकारिता भी कर लो, पत्रकार बन जाओ, पैसे भी कमाओगे और हमें अमेरिका की खबर भी मिलती रहेगी। तो राव के ही कहने पर इन्होंने अमेरिका के भीतर नेशनल हेराल्ड के पत्रकार के तौर पर पत्रकारिता की थी और इसके आगे की इनकी समूची कहानी हमने आपको सुना ही दी है।